नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आज हम बात करेंगे अशोक के स्तंभलेख और गुहालेखों के बारे में। इसके पहले की वीडियो में मैंने बात की थी अशोक के शिलालेखों के बारे में। शिलालेखों में 2 प्रकार के शिलालेख पाए जाते हैं, एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख, ठीक? कुछ बातें रह गई थी तो उसको मैं थोड़ा बता दूँ? जैसे कि लघु और बृहद शिलालेख में अंतर क्या है? देखिए, जो बृहद शिलालेख है उसमें 14 अभिलेख लिखे हुए हैं अशोक के, ठीक है? जो कि समान रूप से कई शिलालेखों में पाए जाते हैं या कई शिलाओं पर पाए जाते हैं। तो उनका एक अलग वर्ग बाँट दिया गया है, बना दिया गया है कि जिन शिलाओं पर ये 14 शिलालेख प्राप्त किए जाएँगे, ठीक है? समान रूप से, उनको हम बृहद शिलालेख कहेंगे और ऐसे शिलाएँ जिनमें अशोक के कुछ अलग बातें लिखी गई हैं या अशोक के शासनादेश लिखे गए हैं, उनको हम लघु शिलालेख कहेंगे, ठीक है? तो यही अंतर है बृहद शिलालेख में और लघु शिलालेख में। अब हम बात करेंगे अशोक के अन्य अभिलेखों के बारे में, जिनको हम स्तंभ लेख के वर्ग में और गुहा लेख के वर्ग में रखते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने शिलालेख के बारे में बृहद तरीके से बात की थी। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को वो जाकर देखें, इसके बाद इस पर आएँ ताकि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई आपकी चलती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। तो हम सब लोग आज बात करेंगे स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ यानी खंभा, खंभनुमा आकृति, उस पे कुछ बातें लिख दी जाएँ, कुछ लेख लिखे हों, वही स्तंभ लेख है, ठीक है? तो ये मैंने एक आकृति बनाई हुई है, इससे आप भली-भाँति परिचित होंगे। अशोक सम्राट के बारे में जैसे ही हम सब लोग सुनते हैं या उन पर विचार करते हैं तो साधारण रूप से यही आकृति हमारे सामने उभर कर आती है। ये अशोक का स्तंभ है जिस पर लेख लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम अशोक का स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक? बड़े ही आसान भाषा में यही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं इस स्तंभ लेख के बारे में। मैंने स्तंभ लेख और स्तंभ लेख के निर्माण के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया कि वो उसका कैसा निर्माण होता था, किस तरीके से निर्माण किया जाता था, स्थापित करने की प्रक्रिया क्या होती थी, ठीक है? वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में की है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हम स्तंभ लेख के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 7 अभिलेख प्राप्त होते हैं उस स्तंभ से। स्तंभ पर 7 अभिलेख लिखे हुए हैं, 7 प्रकार के। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे कि इसमें आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अशोक के स्तंभ लेखों पर जो लेख लिखे हुए हैं, 7 लेख, उनके बारे में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 प्रकार के अभिलेख जो हैं, वो अशोक के स्तंभ लेखों से हमें मिलते हैं। 6 विभिन्न स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, मैंने दिखाने के लिए तो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके एक मतलब कि एक कल्पना करने के लिए आपको मैंने दिखा दिया कि हाँ, आप अनुमान लगा लें कि ऐसे ही लेख लिखा होगा, लेकिन स्तंभों पर शुरू से लेकर उसके सिर से लेकर उसके जो है निचले स्तर तक ये पूरे लेख खुदे होते थे, ठीक है? तो 7 अभिलेख हमें इन स्तंभों से प्राप्त होते हैं और विभिन्न स्थानों से ये स्तंभ हमको प्राप्त हुए हैं। चुनार के पत्थरों से बनता था ये, बलुआ पत्थर होता था चुनार का। चुनार के पत्थर या चुनार का जो पर्वत है वो हमें मिर्ज़ापुर ज़िले से, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ से हमको ये प्राप्त होता है। वहीं के पत्थर से इसको जो है शिल्पकार जो है आकृति देते थे खंभनुमा, खंभे की आकृति देते थे। इसके बाद उसपे जो है अशोक के अभिलेख खोदे जाते थे या उत्कीर्ण किए जाते थे। इस खंभे की लंबाई लगभग 50 फीट होती थी, ठीक है? और
शीर्ष पर जो है एक पशु का अंकन किया जाता था या मूर्ति मंडित कर दी जाती थी, ठीक है। ये मूर्ति केवल मात्र 4 सिंहों की मूर्ति ही नहीं प्राप्त हुई है, वहाँ से हमें वृषभ का, एकल सिंह का, 4 सिंह का और हाथी का जो है, हाथी की आकृति की जो मूर्तियाँ हैं, वो मंडित हमको अशोक के स्तंभ लेखों से प्राप्त होती है। ये तो एक स्तंभ लेख है जो कि सारनाथ से प्राप्त हुआ है। तो उसपे जो है 4 सिंह की आकृति वाला मूर्ति जो है मंडित की गई है या उत्कीर्ण की गई है, उसका मैं एक नमूना आपको दिखा रहा हूँ। हालाँकि कई स्तंभ लेख अशोक के प्राप्त हुए हैं, इसकी संख्या 30 बताई जाती है इतिहासकारों द्वारा। हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, चीनी यात्री था, वो तो 15 स्तंभों के बारे में जो है विवरण देता है। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के जो शासक थे, उनके शासनकाल में फाहियान आता है, वो 6 स्तंभ लेखों को देखा होता है, वो अपने विवरण में उसको बताता है, ठीक है। तो कहीं पे 6, कहीं पर 15 ऐसी चर्चा हुई है, मतलब साहित्यों में इसकी चर्चा पहले से ही हो रखी है। लेकिन जब छानबीन हुआ, खोजबीन हुआ इसका, तो हमें जो है इतिहासकारों ने बताया कि इसकी संख्या लगभग 30 के आसपास में रही होगी, इन स्तंभों के बारे में। इन स्तंभों की जो संख्या रही होगी लगभग 30 रही होगी, क्या पता उससे ज़्यादा भी हो सके। देखिए, अभी इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जो आज तक कभी खुले ही नहीं हैं, ठीक है? उन पे प्रकाश ही नहीं पड़ा है। पूरा तात्विक साक्ष्य तो हमको लगता है कि 1% भी नहीं खोज पाए होंगे, क्योंकि ऐसे-ऐसे पुरा स्थल हैं, जो कि अगर माना जाए कि 100% उसकी खुदाई होनी हो, तो 1% भी खुदाई उसकी नहीं हुई होगी, ठीक है? हड़प्पा में भी बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं मिली हैं, खुदाई होना बाकी रह गया होगा। उसी प्रकार से अशोक के स्तंभ स्थल, जहाँ से स्तंभ इसके प्राप्त हुए हैं, क्या पता वहाँ से और खुदाई की जाए तो और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। लेकिन जब कभी मिलना होगा तो मिलेगा। तो जो है अनुमान और खोज लगातार जो है इतिहास में लगाया जाता रहता है, ठीक है? कोई भी बात एकदम सटीक नहीं है। जो आज आप इतिहास पढ़ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतिहास एकदम सही हो, 100% हो, ठीक? तो 30 की संख्या में ये स्तंभ लेख रहे होंगे, स्थापित किया होगा अशोक ने, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। स्तंभ लेख जो हैं, वो 2 प्रकार के हैं। एक तो अभिलेख सहित स्तंभ है और एक है सादे स्तंभ। एक ऐसा स्तंभ जिनमें अभिलेख, वो जो मैंने सातों अभिलेख आपको दिखाने का प्रयास किया था, वो लिखे होंगे, या फिर एक ऐसा स्तंभ लेख नहीं, स्तंभ केवल मात्र, जो बिल्कुल सादा होगा, ठीक है? उस पे कोई लेख ही नहीं लिखा होगा, एकदम स्मूथ तरीके से। उस पे किसी भी शब्द का जो है उत्कीर्णन नहीं हुआ होगा, कोई भी चीज़ उस पे खुदा नहीं होगा, ठीक? तो एक तो हो गया अभिलेख सहित स्तंभ और एक हो गया सादे स्तंभ। तो जो स्तंभ लेख हैं, वो विभिन्न 6 जगहों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें 7 अभिलेख लिखे हुए हैं। मैंने उन अभिलेखों को अभी आपको दिखाने का प्रयास किया पुस्तक के माध्यम से। हालाँकि वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, अक्षर जो है बहुत छोटे हैं। कमेंट करिएगा अगर आपको आवश्यकता होगी, तो मैं किसी अन्य तरीके से जो है उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, ये जो स्तंभ लेख है वो विभिन्न 6 जगहों से प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली टोपरा, पहला स्तंभ लेख मैं बता रहा हूँ, दिल्ली टोपरा। परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे प्रश्न बनाकर पूछ लेता है, ठीक है? कि दिल्ली टोपरा नामक जो स्तंभ है वो पहले कहाँ पर स्थापित था, ठीक है? या दिल्ली टोपरा और तुगलक शासक फिरोज शाह का क्या संबंध है, ठीक है? तो मैं थोड़ा बहुत इस पे बात करूँगा अभी।
देखिए, ये पहले जो दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है, जहाँ से प्राप्त अब इस समय दिल्ली से प्राप्त हो रहा है, तो ये पहले था कहाँ पर? ये पहले सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में था, ठीक है? वहाँ से जो है तुगलक वंश का जब शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ, तो एक शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने सहारनपुर से ये जो दिल्ली टोपरा का जो ये अशोक स्तंभ है, इसको मंगवा लिया और दिल्ली लेकर आए। ठीक है? ये ऐसा अभिलेख है जिसपे सातों अभिलेख प्राप्त होते हैं। सातों प्रकार के जो भी अभिलेख मैंने अभी आपको दिखाने का प्रयास किया, वो सातों अभिलेख इसी इस स्तंभ में प्राप्त होते हैं। अन्य स्तंभों पर मात्र 6 ही लेख हमको मिलते हैं। जो अन्य भी स्तंभ लेख मैं बताऊंगा, उसमें मात्र 6 ही लेख प्राप्त होंगे, जबकि दिल्ली टोपरा में सातों के सातों स्तंभ लेख हमको प्राप्त होता है। तो ये इसकी खासियत है। सहारनपुर से दिल्ली लाकर फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित करवा दिया था। फिर इसके बाद दूसरा है मेरठ, दिल्ली मेरठ। नाम ही में दिल्ली और मेरठ जुड़ा हुआ है, तो इस समय तो ये अभी दिल्ली में है, लेकिन पहले ये मेरठ में हुआ करता था। इसको भी फिरोज शाह तुगलक जो है वो मंगवा लेते हैं दिल्ली और स्थापित करवा देते हैं। फिर तीसरा है लौरिया अरराज। लौरिया अरराज से जो है हमें एक शीर्ष नष्ट हुआ स्तंभ प्राप्त होता है, जिस उस पे जो मूर्ति स्थापित की जाती थी या मंडित की जाती थी, वो मूर्ति इस समय खंडित है, टूट चुका है या नष्ट हो चुका है। तो उसको जो है आरपी चंदा नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि ये गरुड़ शीर्ष से मंडित रहा होगा। ठीक है? इसका जो शीर्ष रहा होगा वो गरुड़ का रहा होगा, हालांकि अब वो नष्ट हो चुका है। लौरिया राज का जो स्तंभ लेख है अशोक का, वो बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। फिर रमपुरवा एक स्थान है, रमपुरवा, जो कि बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ से हमें सिंह शीर्ष स्तंभ प्राप्त होता है, जिसपे लेख खुदा हुआ है। यहाँ से एक और स्तंभ लेख, मतलब उस पे लेख नहीं लिखा हुआ है, स्तंभ प्राप्त हुआ है अशोक का, जो कि जैसे इसमें सिंह शीर्ष स्तंभ, यानी कि यहाँ पर जो पशु की आकृति होगी वो शेर की होगी, लेकिन जो दूसरा हमको मिला है रामपुरवा से, वो एकदम सादा है और उस पर जो पशु मंडित की गई थी वो अ, वृषभ की आकृति की पशु मंडन उस पे हुआ था। ठीक है? तो यहाँ से हमको रामपुरवा से 2 मिले हैं, एक तो सादा स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, एक एक स्तंभ सहित लेख जो है प्राप्त हुआ है। पांचवा है लौरिया नंदनगढ़। ये भी बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। इस स्तंभ का जो शीर्ष है वो सिंहों का है, सिंह की मूर्ति उस पर मंडित है। फिर छठा है प्रयाग, यानी इलाहाबाद, जिसको कहते हैं इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, जो भी नाम दे। तो यहाँ से भी जो है हमको एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है अशोक का, जो कि पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर ने उसको इलाहाबाद के किले में लाकर स्थापित करवा दिया था। ठीक। तो ये सारी बातें हमने स्तंभ लेख के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा हम लघु स्तंभ लेखों के बारे में बात करेंगे। इनमें 7 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है? लघु स्तंभ लेख में हमें अशोक के राजकीय घोषणाएं, जो कि राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित जो भी घोषणाएं अशोक ने की थी, उसके बारे में हमको इन स्तंभ लेखों से प्राप्त होता है, और इनको हम लघु स्तंभ लेख कहते हैं। इनमें तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें, धर्म से संबंधित बातें थी। ठीक है? लेकिन लघु स्तंभ लेख में हमें अशोक के राजकीय घोषणाएं जो अशोक ने की थी उसके बारे में हमको पता चलता है। तो विभिन्न स्थानों से जो है हमें लघु स्तंभ लेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। पहला तो सांची,
जो कि रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से ये सांची का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक जो है महामात्रों को आदेश देता है कि आप संघ भेद रोकने का प्रयास करें। ठीक है। संघ भेद मतलब बौद्ध धर्म में जो संघ परंपरा चल रही थी, जहाँ भिक्षु लोग रहते थे, विद्वान भिक्षु मतलब बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध विद्वान रहते थे, उनमें जो भी मतभेद हो जाता था या फिर बुद्ध धर्म को खतरा होने की दृष्टि से या फिर संघ में दिक्कत होने की दृष्टि से धर्म महामात्रों की नियुक्तियां की गई थी। तो धर्म महामात्रों को जो है वो अशोक आदेश देता है कि आप जो है जाकर संघ में भेद रोकिए, मतलब जो भी वहाँ अव्यवस्था फैला रहा है उसको आप दंडित कीजिए या फिर सावधान कीजिए, किसी भी प्रकार से संघ में अव्यवस्था न फैले। ये सारी चीज़ें जो है अशोक रोकने के लिए प्रयास कर रहा था, धर्म महामात्रों को आदेश दे रहा था। जो ये सांची का स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, इसका जो शीर्ष है वो सिंह शीर्ष स्तंभ है। ठीक है। सिंह का जो है ऊपरी भाग जो है सिंह का है, यानी शेर का है, यानी कि ये जो मूर्ति लगी हुई है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर सारनाथ, जो कि वाराणसी बनारस जिसको कहते हैं, काशी विश्वनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, लघु स्तंभ लेख अशोक का। इसमें भी वही बात जो मैंने ऊपर की है, संघ भेद रोकने के लिए महामात्रों को आदेश दे रहा है अशोक। इसके बारे में हमको जानकारी सारनाथ अभिलेख से प्राप्त होती है। तीसरा है कौशाम्बी, प्रयागराज के बगल का ही एक जिला है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ से हमको जो है रानी का अभिलेख प्राप्त होता है। रानी का अभिलेख मतलब अशोक की एक रानी है कुरवाकी, जो कि कुछ दान दे रहे हैं, उसकी सूचना हमें इस लेख से प्राप्त होता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अशोक की एक रानी थी कौरवाकी, इसका हमें पता यहाँ से चलता है। इस पे बहुत बार प्रश्न बन चुका है परीक्षाओं में, कौशाम्बी या रानी का के अभिलेख के ऊपर। चौथा है रुमेन देई का जो है लघु स्तंभ लेख अशोक का, जो कि लुम्बिनी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का जो है वहाँ पे जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जो है ग्राम है वो। इसको जो है अशोक ने कर मुक्त कर दिया था, या यहाँ पर कर कम कर दिया था, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का जो है ग्राम था। और यहाँ पर धर्म यात्रा के लिए अशोक गया हुआ था, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। 20वें वर्ष, अपने शासन के 20वें वर्ष जो है ये लुम्बिनी जाता है, रुमेनदेई जाता है, और वहाँ पे बुद्ध के जन्म स्थान को कर मुक्त करता है, या वहाँ के कर को बहुत ही कम कर देता है। ठीक है। फिर इसके बाद निगलीवा। निगलीवा भी नेपाल की तराई में स्थित है। जैसे रुमेनदेई नेपाल की तराई में स्थित है, वैसे निगलीवा भी निगाली सागर, जो कि नेपाल की तराई में है, वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर अशोक ने ये जो स्तंभ लेख स्थापित किया था, उसमें जो है हमें पौराणिक बौद्ध कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन करते हुए दिखाई पड़ता है। इसकी ऐसी जानकारी हमें मिलती है। इससे निगलीवा के लघु स्तंभ लेख से। पौराणिक बौद्ध जिनका कोई इतिहास नहीं है, बस केवल एक दंत कथा के रूप में कनक मुनि हैं, जो कि पौराणिक बौद्ध के रूप में माने जाते थे अशोक के समय। उन्हीं का जो है स्तूप संवर्धित किया गया है। इसकी जानकारी हमें निगलीवा के लघु स्तंभ लेख से हमें पता चलता है। फिर स्तंभ लेख के वर्ग। अब कुछ बात यहाँ पे कर लें, जो ये सारे स्तंभ लेखों की मैंने बात की थी, उनमें कौन से लघु स्तंभ लेख या स्तंभ लेख सादे हैं, कौन से स्तंभ लेख सादे नहीं हैं, उनमें अभिलेख लिखा हुआ है, उसके बारे में बात कर लें। देखिए, जो अभिलेख सहित हैं, यानी कि जिनमें अभिलेख लिखा हुआ है, अशोक के शासनादेश या फिर धम्म के आदेश जो भी हैं वो लिखे हुए हैं, तो उनका अलग वर्ग है। और जिनमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल सुंदरता के रूप में जो है उसको दिखाया गया है, प्रतीक के रूप में उसको स्थापित कर दिया गया है,
वो स्तंभ लेख अलग हैं। तो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोकरा, प्रयाग, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा सिंह शीर्ष, जैसे मैंने बताया रामपुरवा सिंह शीर्ष इस पे लिखा हुआ है, लेकिन रामपुरवा से एक और स्तंभ प्राप्त हुआ है जिस पे अभिलेख नहीं लिखा हुआ है। उसका जो शीर्ष है वो वृषभ की मूर्ति से मंडित है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सिंह शीर्ष वाले रामपुरवा स्तंभ लेख में लेख लिखा हुआ है, जबकि वृषभ शीर्ष वाले स्तंभ में अभिलेख नहीं लिखा हुआ है। फिर इसके बाद संकिसा गज शीर्ष स्तंभ है, ये इनमें भी अभिलेख प्राप्त हैं। सांची सारनाथ, मैंने अभी बताया सांची सारनाथ के बारे में। कौशाम्बी रानी का लेख अभी बताया मैंने। लुम्बिनी रुम्मनदेही, ये इन सब पे हमको जो है अभिलेख देखने को मिलते हैं। ठीक, वहीं दूसरा वर्ग है जिनमें अभिलेख नहीं है, एकदम सादा ऐसे ही स्तंभ बना होगा, लेकिन उस पे ये अभिलेख उत्कीर्ण नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी बात उस पर खुदी नहीं होगी, उत्कीर्ण नहीं की गई होगी। तो रामपुरवा का वृषभ शीर्ष, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर इसके बाद बसाड़ और कोसम आदि के जो स्तंभ प्राप्त हुए हैं उनमें जो है लेख नहीं खुदे हुए हैं, बड़े ही साधारण और सॉफ्ट तरीके का जो है स्तंभ है। तो ये सारी बातें हमने कर ली स्तंभ लेख के बारे में। अब हम बात करेंगे गुहा लेखों के बारे में। गुहा लेख का अर्थ है पत्थरों को काटकर या पर्वतों को काटकर बनाया गया निवास स्थान, या उसको गुफा कह सकते हैं। जैसे कि ये पर्वत है, इसमें इसके पर्वतों को या इसके पत्थरों को, पर्वत के पत्थरों को काट काट कर एक सदन नुमा आकृति बना लेना, या गुफा के हिसाब से जो है उसको निर्मित कर लेना, और उन्हीं गुफाओं की दीवालों पर कुछ लेख लिख देना, वही जो है गुहा लेख कहलाता है। मतलब कि ये जो पहाड़ है इस पे जो है पत्थरों को काट कर गुफाएं बनाई गई हैं, और इन गुफाओं के अंदर जो दीवाल है उन पर जो है वो लेख लिखा हुआ है, अशोक के लेख लिखे हुए हैं, उन्हीं को अशोक के गुहा लेख हम कहते हैं। तो जो ये जो गुहा लेख हमको प्राप्त हुआ है वो बिहार के गया जिले से प्राप्त हुआ है। वहाँ पर एक बराबर की पहाड़ी है, उन्हीं पहाड़ियों को काट कर कुछ गुफाएं बनाई गई हैं, जो कि अशोक ने उसको बनवाया था आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास हेतु कुछ गुफाएं जो हैं अशोक ने निर्मित करवाई थी। तो उन्हीं के दीवालों पर या प्राचीरों पर अशोक के अभिलेख हमको खुदे मिलते हैं 3 गुफाओं में। कई गुफाएं हैं लेकिन 3 गुफाओं में हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं को जो है हम गुहा लेख कहते हैं। अब हम अभिलेख की लिपि और भाषा के बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें हो गई। अब ये जो लेख लिखे गए थे इनकी लिपि क्या थी? जैसे मैं ये सब लिखा हुआ हूँ, ये सब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, इसकी भाषा हिंदी है। ठीक है, वैसे ही अशोक के समय में कौन सी भाषा चलती थी, कौन सी लिपि चलती थी, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर लेखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लेख किन भाषा में, किस लिपि में लिखी हुई थी, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। ये जो सभी लेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ये जो भी ये सब आप देख रहे हैं, ये सब जो है वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब ये जो है मैं प्राकृत और पाली की बात नहीं कर, मैं ब्राह्मी लिपि की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे बताया कि ये जो शब्द है ये मैंने देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, इसकी भाषा जो है वो तो क्या है, वो हिंदी है। उसी प्रकार से उस समय की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, लिपि ब्राह्मी थी। तो ये जो भी लेख लिखे हैं वो सब लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में,
और ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर देखिए किस तरीके से लिखे जाते थे उस समय। देखिए का लिखने का तरीका ये था, गा लिखने का तरीका ये है। अब आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लिखा जाता था। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम इस समय 2500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। आज के 2500 साल पुरानी बातें हम कर रहे हैं। तो उस समय की जो बातें थी, वो हमको प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, अरमाइक लिपि में, ठीक है, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में, इन सब लिपियों में हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि उस समय के लोग यही सब भाषा जो है प्रयोग करते थे, यही सब लिपियां प्रयोग की जाती थी। ठीक, तो पाली प्राकृत भाषा में ये लेख लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में जो है इसको लिखा गया, उत्कीर्ण किया गया है। परंतु कुछ ऐसे जो है लेख, शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें जो है हमें कुछ अलग जो लिपि है उसका प्रयोग किया हुआ दिखाई पड़ता है। सो तो बात कर लेते हैं कौन कौन से अभिलेख हैं। वो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो शिलालेख है, जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, वो खरोष्टी लिपि में वो शिलालेख लिखा हुआ है। इसमें जो है वो जो लिखने का तरीका है, वो जैसे मेरा दायां हाथ है, दाएं से बाएं की ओर उसमें लिखा जाता है। अमूमन जो हम सब लोग लिखते हैं वो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से हमें खरोष्टी लिपि के शिलालेख प्राप्त होते हैं। वहीं पर तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में, लघमान जो कि जलालाबाद अफगानिस्तान में है, वहां से हमको अरमैक लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अरमैक लिपि एक मिश्रित लिपि है, जो कि क्योंकि भाई वहां पर ईरानी, यूनानी और भारतीय ये तीनों मूल के लोग रहते थे, तो वहां पर एक लिपि संक्रमित होकर हमारे सामने आती है। वहां के लोग अरमाइक लिपि का प्रयोग करते हैं, इसलिए अशोक ने अरमाइक लिपि का प्रयोग किया, क्योंकि जन सामान्य की वो लिपि थी। फिर इसके बाद सरेकुना, कंदहार, अफगानिस्तान। सरेकुना से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि यूनानी और अरमाइक दोनों लिपियों में लिखी हुई हमें एक अभिलेख वहां से प्राप्त होता है। तो इन सब बातों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक जो है वो जन जन तक अपने शासनादेश, अपने धम्म आदेश पहुंचाना चाहता था, अपने धम्म को लोकप्रिय करना चाहता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। उसके लिए उसने बड़े ही बारीक तरीके से, एक प्रकार से कहिए रिसर्च किया था। इसके बाद जो है इसको जो है लागू किया। वो जानता था कि जो आम जनता हो इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, कम से कम ऐसी लिपि होनी चाहिए या ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि जनता आसान तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से उसको समझ सके और उनको जो है अपने जीवन में लागू कर सके। तो जन सुलभ लिपियों एवं भाषाओं का प्रयोग अशोक अपने स्तंभ लेखों में, शिलालेखों में करता है। ये सारी बातें। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि अशोक ने पाली प्राकृत भाषा का प्रयोग क्यों किया, ब्राह्मी लिपि का क्यों प्रयोग किया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय भाषाओं या लिपियों का क्यों प्रयोग किया, तो आप बताएंगे कि वहां पर अशोक को जन सुलभ और जन सामान्य में लोकप्रिय भाषा जो होगी उसको पहुंचाना था, उन्हीं की भाषा में उनको समझाना था, ताकि लोग आसानी से समझ सकें, जान सकें। और बड़ी ही सरलता हो जाती है यदि कोई अपनी भाषा में उसको समझ ले, तो संभव है कि जो बातें हमको 10 दिन समझाने में लगे, क्या पता वो 1 घंटे में वो आदमी समझ जाए। ये सारी बातें, क्योंकि आप मातृभाषा में अपने जो है कोई भी बात जल्दी समझते हैं,
बल्कि अगर कोई दूसरी भाषा हो, कोई विदेशी भाषा हो और आपके सामने उसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाए जिससे कि आपका कभी पाला ही ना पड़ा हो, तो आप उसको नहीं समझ पाएँगे। बड़ी ही तकलीफ़, बड़ा ही दिक्कत होगा आपको। ठीक है? तो इसलिए अशोक ने स्थानीय भाषाओं को, जनसुलभ भाषाओं का प्रयोग किया था, लिपियों का प्रयोग किया था। संस्कृत का प्रयोग नहीं किया था, जबकि संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन उस समय के लोग जो है, जो बहुत ही अच्छे खासे वेल एजुकेटेड होते थे, उनकी भाषा संस्कृत मानी जाती थी। ठीक? तो इस प्रकार से मैंने अशोक के अभिलेखों के बारे में आपको पढ़ाया। तो जो अभिलेख के जो ये 2 वीडियोज़ हैं, इनको देखकर फिर आगे आप बढ़िएगा। क्योंकि इनसे जो है बहुत अच्छे खासे प्रश्न जो है परीक्षाओं में बनकर निकलते हैं। इसके बाद मैं परवर्ती मौर्यों के बारे में आपसे बात करूँगा कि कैसे जो है अशोक की मृत्यु के बाद कैसे शासन सत्ता थी, कौन-कौन शासन करने आए, ठीक है? कैसे इस मौर्य शासन का अंत हुआ, फिर इसके बाद शुंग वंश के बारे में, ये सारी चर्चाएँ होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।